अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 75 स्टार्ट हो गया जी। कैफ 5 का हो गया स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट हो गया भाई, हो गया स्टार्ट भाई। ये सवाल कल हम कर रहे थे, इनफैक्ट सवाल हमने कर लिया था। कितने बच्चों ने कल का लेक्चर फिजिकली नहीं लिया था? ऑनलाइन ले लिया? ऑनलाइन भी नहीं लिया? माशाल्लाह। आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा, क्या बनेगा आप लोगों का? हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी, प्रिपेयर MLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI फॉर द ईयर 31 और प्रिपेयर नोट ऑफ टैक्सेशन। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सबसे पहले तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, जिसमें PNL के अंदर हम इस PBT तक पहुंच गए थे। ये वो फिगर है जो IS 12 के सवालों में हमें गिवन होती थी और हम इसको यहाँ से पकड़कर शुरू कर देते थे अपनी करंट टैक्स की वर्किंग। करंट टैक्स इस वर्किंग से निकलता था, डेफर टैक्स का ये सारा काम करके लेजर बना के डेफर टैक्स निकालते थे और फिर वहाँ से हम चले जाया करते थे नोट में। लेकिन आज जो सवाल, कल जो सवाल हमने किया था उसमें PBT भी गिवन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमने ये PBT निकाला था, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है इसको, ठीक है। ये PBT हमारा निकल आया और फिर हमने इससे आगे ये टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकालनी थी। वो टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकालने के लिए मुझे करंट टैक्स भी चाहिए, डेफर टैक्स भी चाहिए और फिर ये हमारा कंप्लीट होना है ये पहली रिक्वायरमेंट का सारा खाता। तो टैक्स एक्सपेंस जो अब मिसिंग है उसको निकालने के लिए हमने पार्ट बी शुरू किया। तो पार्ट बी बेसिकली तो यहाँ पे हमने करना था, मैंने लिखा भी था, शायद भाई ने तस्वीर में वो लिया ही नहीं, मैंने कहा भी था आमिर भाई को कि तस्वीर के अंदर आपने इसको ले लेना है। तो यहाँ पर मिंट लेमोनेड है कि मिंट क्या है? अच्छा, मिंट लेमोनेड है, मिंट लेमोनेड लिमिटेड। अच्छा, लेमोनेड लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। नोट नंबर 8 हमारे भाई ने लिखवाया था, कल आज आया ही नहीं। टैक्सेशन, पता है ना आपको किसने लिखवाया था और वो नहीं आया? हाँ, कौन था वो? हाँ, तो अब उसको सज़ा मिलेगी ना। मैं जब भी ये बोलता हूँ उसको सज़ा मिलेगी, वो आ जाता है थोड़ी देर में, पता नहीं लगता दरवाजे के। आज लेनी पड़ेगी, है ना जी। टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर टैक्स एक्सपेंस। कोई सवाल के अंदर प्रायर वाला तो चक्कर कोई नहीं था, ऐसा ही है। यहाँ से हमारे पास टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाना है। ये वो फिगर है जिसको हमने PNL के फेस पे लेकर जाना है। रुपीज़ इन मिलियन चल रहा था, 1000 चल रहा था, क्या चल रहा था? रुपीज़ मिलियन में चल रहे थे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये फिगर उठकर चली जानी है इधर, इधर, ये इस क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है इस फिगर के लिए हमें करंट टैक्स भी निकालना पड़ना है और डेफर टैक्स भी निकालना पड़ना है। चले, तो करंट टैक्स निकालने का सफ़र हमने शुरू किया था और PBT ये जो हमने निकाला है 587, इसको लिख लिया और सारी एडजस्टमेंट्स को करना शुरू कर दिया। हम करते जा रहे थे सवाल, करते जा रहे थे सवाल। हमने सबसे पहले पॉइंट 1 को किया, इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन का कॉन्सेप्ट था। हमने कहा था बैडेड एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, रिटर्न ऑफ को रिकॉर्ड करेंगे। हमने ये काम भी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 58 है, टैक्स वाले इसको मानते नहीं हैं, तो ये डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट में आए, CWIP का पॉइंट था, हमने ये भी पढ़ा हुआ था। CWIP में हमने कहा था कि जी हम कहते हैं जी कि ये कैपिटल नेट कर दिया था कि ये एसिड है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं, इसको एसिड ना बनाओ, इसको एक्सपेंस में ले जाओ। ये भी हमने कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर इंटेंजिबल का पॉइंट आया था। हम अकाउंटेंट्स ने इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया था गालिबन 120 रुपये का और उसको अमोटाइज़ किया था 4 रुपये से, ठीक है। तो और 60 रुपये को हमने डाल दिया था एक्सपेंस में। टैक्स वालों ने आकर कहा कि ये 60 वाला एक्सपेंस भी रिवर्स करो और ये 4 की अमोटाइजेशन भी रिवर्स करो। हम आपको 180 के ऊपर
10 साल पर बांट कर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया था और 18 को माइनस कर दिया था। इनटेंजिबल हमारे हिसाब से 116 का था, 120 माइनस 4, टैक्स वालों के हिसाब से 162 का था। तो ये डिफरेंस आ गया। बच्चे मेरे साथ इस पर बहस कर रहे थे, तो सिर्फ 18 की बात थी, आई कैप ने भी 18 ही लिया हुआ था। यहाँ पर टैक्स बेस वाला चक्कर थोड़ी देर बाद आपको पता लगना है ख़त्म ही हो गया था। ठीक है, फिर हम पहुँचे पीपीई के ऊपर। पीपीई का पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था, पीपीई के पॉइंट में लिखा था टैक्स डेप्शन फॉर द ईयर एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्शन बाय, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यूँ लिख दिया कि मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे कहाँ पे मिसाल लूँ, यहाँ पे लिख, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 1000 है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितना, 200 ज़्यादा था ना, 1200। ठीक है, तो 200 रुपये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड कर रही थी अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से। तो आप 1000 ऐड करें और 200 लेस करें, इसकी बजाय नेट में क्या कर दें, वही 200 लेस कर दें। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बीच में आया था, वो ये था कि ये जो टैक्स डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 200 ज़्यादा तो है, लेकिन उस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स है, इसके लिए हमने ये कहा था ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स वाली डेप्रिसिएशन के अंदर 25 रुपये वाली डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया था, पीएनएल बनाते हुए हमने इस 25 रुपये की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया था ना। अब उन्होंने जो डिफरेंस दिया था, वो डिफरेंस दिया था हमारी पुरानी डेप्रिसिएशन जिसमें 75 रुपये वाली डेप्रिसिएशन थी अकाउंटिंग वाली, और टैक्स वालों का फर्क 200। हमने एक 25 की डेप्रिसिएशन और डाल दी ना, तो ये भी तो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन है जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, तो इसको रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा था इसको भी रिकॉर्ड कर लें, जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है अपनी करेक्शन करने के बाद। ये ना कहना आपके जी वो तो नहीं थी तो रहने दें, भाई हमने जो पीएनएल बनाया है इस 587 तक आते हुए हमने इस 25 को ऐड किया हुआ है ना, तो ये 25 भी हमने अब 587 पर जाते हुए रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन उन्होंने जो 200 का डिफरेंस दिया था उसमें ये शामिल नहीं थी, तो ये 25 में हमने मजीद ऐड करवाया। यानी कि इन टोटल ये 175 नेगेटिव है। इसको ऐसे देख लें, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। हम यूँ कहते हैं कि जी ये तो बिफोर करेक्शन था, फिर हमने क्या किया, हमने इसमें प्लस कर दिया 25, तो आफ्टर करेक्शन ये अगर ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ये क्या है, ये मैंने अज्यूम किया है, ऐसे ही है ना। 200 का फर्क उसने बताया था, असल में डेप्रिसिएशन पता नहीं कितनी होगी, मुझे क्या पता, तो मैंने अज्यूम किया 1000 और 1200, 1000 अज्यूम किया, 1000 अज्यूम किया और 1000 जमा 200, ये 200 सवाल ने बताया था, 1200 ऐसे बनाया है, और ठीक है ना। अब अगर ये अजम्पशन लेकर ही चले तो ये कितना बन गया, 1025, और ये कितना है, वही 1200। तो अब डिफरेंस कितना बनता है, तो हम ऐड करें 1025 लेस करें 1200 या 175 लेस कर दें, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर भी 175 ही लेस हो रहा है अगर नेट करके देखें तो इस तरह से देखना है, इस तरह से देख लें। मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा आसान था कि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों से 200 ज़्यादा है, ये उन्होंने बता दिया था, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने कहा ओहो ये तो उन्होंने कहा बिफोर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन है उसका और टैक्स वालों का फर्क है। अब हमने एक और डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड की 25 रुपए की, ये तो उस फर्क में शामिल नहीं है, तो यूँ समझो हमने एक नई डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर ली, तो हमारी डेप्रिसिएशन को तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को तो उन्होंने उल्टाना होता है, तो वो ऐड कर दो अलग से, तो जैसे मर्जी कर लो। बात समझ आ गई? और बात समझ आ गई है। ये 25 कल बच्चा जाते हुए को पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था बता दें, समझ आ गई इस बात? ठीक है चलिए। अच्छा, उसके बाद ये हम करने के बाद जब इधर आए तो पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकलना मुमकिन, वो बच्चे कह सकते हैं कि सर जी ये गिवन तो है, ये कैरिंग अमाउंट ही तो है, तो भाई ये तो सिर्फ बिल्डिंग है, ये सिर्फ बिल्डिंग है, पता नहीं कितने एसेट्स पड़े हैं। देखो ना इसकी डेप्रिसिएशन 100 रुपये आ रही है और पता नहीं कितने 200 का तो फर्क है, सिर्फ पता नहीं कितने एसेट्स मौजूद होंगे, ये तो सिर्फ एक एसेट है। तो कैरिंग अमाउंट के डाटा कहीं से नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा था। ये जो एक लाइन लिखी हुई थी टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 200 ज़्यादा है, इससे किसी भी तरह से हम नहीं निकाल पा रहे थे अपने पीपीई की कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस, कोशिश करके भी नहीं निकाल पा रहे थे। दो सवाल भी आपको दिखाए थे, पास पेपर 2 और पास पेपर 10, उनके अंदर डाटा ऐसे गिवन था कि हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कैलकुलेट कर सकते थे। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी तो ये अप्रोच ही फेल है, और हमें अब मैंने एक जुमला लिखवाया था कि पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट
नहीं हो सकती, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग नहीं कर सकते। अब हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, यानी जिसको हमने शॉर्टकट अप्रोच कहा था, एक बार पढ़ी थी, वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आगे हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था, ये माउस भी इधर ही रह गया है, ठीक है। तो हमने इसको अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, एडजस्टेड फॉर व्हाट, एडजस्टेड फॉर परमानेंट डिफरेंसेस, ठीक है। मैं आपको ये रिवाइज भी करवाता हूँ जल्दी से सिर्फ, लेकिन रिवाइज कहाँ से करवाऊंगा, जहाँ पे हमने इसको चैप्टर में पढ़ा था IAS 12 में, पेज नंबर शुरू में ही होगा, देखते हैं किधर गया सब कुछ ही। ये डेफर्ड टैक्स की अप्रोचेस, जिसमें बैलेंस शीट अप्रोच पर हम चलते हैं, और बैलेंस शीट अप्रोच हमारी आज कामयाब नहीं रही थी। आ जाओ भाई, कामयाब नहीं रही थी, तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे जाना पड़ेगा, जहां पे हम कंपेयर करते हैं एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए, ठीक है। उसमें हम ये करते थे, ये एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसमें हमने कहा था ऐड कर देते हैं हम डिडक्शन नॉट अलाउड, लेस कर देते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, और ये चीज़ नहीं थी आज तक टेस्ट हुई, आज इस सवाल में थी, इनकम टैक्स्ड अंडर सेपरेट रेट। तो ये एडजस्टमेंट करनी है हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर। टैक्सेबल प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकाल ही चुके होंगे, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ था, हमारी एक एडजस्टमेंट इसमें रहती थी, ठीक है। इसका पेज नंबर जो है ये 303 है। जी वॉल्यूम 1 का है, IAS 12, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एडजस्टमेंट्स एक दो रहती भी थी, जैसे मैंने ये बात शुरू भी की थी, यहाँ पे हम आए थे, मैंने कहा था जी चलें पॉइंट 6 पे आए। पॉइंट 6 में कहता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना था, कैपिटल गेन ये 50 का, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट इनकम के लिए करंट टैक्स में क्या वर्किंग होती, क्या करते थे हम, इसको क्या कर देते थे, और बोलो लेस, हमने प्रॉफिट तक आते आते इसको ऐड किया हुआ था, इसको क्या कर देंगे लेस, तो कैपिटल गेन लेस हो गया था कल, और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी, ठीक है। ये क्या है जी, एग्जेम्प्ट है, और ये एग्जेम्प्ट इनकम तो एक परमानेंट डिफरेंस हुआ करती है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ तक कोई मसला, चलें आगे, यहाँ तक कोई मसला किसी को है तो पूछ लें, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना। चलें, अब ये सवाल जितना रह गया था वो कर रहे हैं, आगे कहते हैं वो डिविडेंड वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अच्छा, डिविडेंड के बारे में देखें ना, गौर करें तो डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है 10 और डिविडेंड इनकम आ रही है 30, तो क्या अप्रोच थी जी, एक्रूवल आ गया ना, क्या अप्रोच हमने सीखी हुई है, सबसे पहले हम क्या बनाया करते हैं, लेजर, तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। वर्किंग नंबर कौन से पे पहुंचे हुए हैं हम, 10 पे कैसे पहुंच गए, ये 9 है, अच्छा ठीक है, नाराज़ क्यों होते हो यार, 10 ही है, 10 ही है। तो वर्किंग 10 हमने ओपन कर ली, वर्किंग 10 जो है वो डिविडेंड इनकम की हम बनाने लगे, ठीक है, डिविडेंड इनकम। अब इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है ये लिख लिया करो पहले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट क्रेडिट साइड पर, तो फिर P&L वाली फिगर आएगी डेबिट साइड पर। अब सवाल में हमें क्या गिवन है, सारा कुछ उठा के जरा ऊपर ना ले जाए यार, बड़ा तंग हो रहा हूं मैं। ठीक, अच्छा जी, तो डिविडेंड इनकम सवाल में अगर देखें तो डिविडेंड इनकम 30 रुपए की इनकम है और 10 रुपए डिविडेंड रिसीवेबल है, तो क्लोजिंग में आके रिसीवेबल इस तरफ आता है ना, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना 10 और इनकम कितनी गिवन है 30, इसका मतलब कैश कितना है 20। अब वो क्या कह रहा है, डिविडेंड तो
टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर। हम अकाउंटेंट्स ने प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 30 की इनकम रिकॉर्ड की होगी। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 30 को उल्टाओ, पीएनएल को उल्टा देंगे। वो वाला पेज ओपन करने की जरूरत है या ये याद है? एक्रूअल्स अगर हो, हम कहते थे जी अगर एक्रूअल है तो सबसे पहले लेजर बनाओ, अप्रोच टू सॉल्व। लेजर बनाने के बाद अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर हैं तो पीएनएल को उल्टा दो और टैक्स को रिकॉर्ड करो। पीएनएल को उल्टा दो, कैश को रिकॉर्ड करो, यूं बोलते थे। पीएनएल को उल्टा दो, अगर इनकम है तो उल्टाने के लिए लेस करेंगे, अगर एक्सपेंस है तो उल्टाने के लिए ऐड बैक करेंगे। और कैश रिकॉर्ड करो, अगर इनकम है तो कैश रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करेंगे, और अगर एक्सपेंस पेमेंट की है तो कैश रिकॉर्ड करने के लिए लेस करोगे। ठीक है ना? अब टैक्स वाले किस बेस पर चल रहे हैं? टैक्स वाले चल रहे हैं, इस इनकम को लेकर टैक्स वाले चल रहे हैं रिसीट बेसिस पर, यानी कैश बेसिस। तो अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे है तो इनकम को पीएनएल को उल्टा दें और कैश को रिकॉर्ड करें। पीएनएल को उल्टाएं जी, पीएनएल को उल्टाएं। पीएनएल क्या है? पीएनएल कहाँ पे है? ये 30 को उल्टा दें और कैश को रिकॉर्ड कर लें। तो 30 को क्या करेंगे जी? इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम है। प्रॉफिट तक आते आते ऐड हुई पड़ी है तो उल्टाने के लिए क्या करेंगे? लेस कर देंगे। डिविडेंड इनकम कितनी जी? 30 ना ना ना, हाँ 30, ठीक है। और ऐड कर दें डिविडेंड रिसीव्ड, वो कितना है? 20। लेकिन साथ ही ख्याल आया, ओहो ये तो सेपरेट ब्लॉक है, तो इसको यहां से निकाला था, ऐसे ही लिख कर निकाला था, याद है? इसको यहां से निकाला था और निकाल कर यहां अलग से लिखा था टैक्स ऑन 20 एट द रेट ऑफ। अब जाके पढ़े, डिविडेंड वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 15% इन 19। अब ये 2019 में कितना रिसीव हुआ है? यही 20 रिसीव हुआ है ना, इस पर कितने परसेंट टैक्स लगना है? 15%। ठीक है, तो 15%। बड़ा मसला हो रहा है वैसे इधर आके, है ना? बोर्ड सही रहता है। अब क्या करें, अब कल आधा सवाल रहेगा था ना। 15% कितना आता है जी? बोलो 3। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया करंट टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में किसने जाना है? डिविडेंड रिसीवेबल। डिविडेंड रिसीवेबल इधर आ गया। ओहो, वो तो अप्रोच ही खत्म हुई हुई है, अब तो इसी में चलना है। वैसे अगर पहले ये पॉइंट भी करवाया जाता तो डिविडेंड रिसीवेबल यहाँ पे आता 10 और उसकी टैक्स बेस होती 0 और डिफरेंस के ऊपर रेट कौन सा लगता? रेट कौन सा लगता? डिफरेंट सेपरेट रेट है। और विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी बाई डिविडेंड रिसीव्ड वुड बी टैक्सेबल एट। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इसने 20% पे आना था, लेकिन वो एज ऑन वाली वर्किंग तो हम कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, इसका मतलब सवाल खत्म हुआ ख्वातीन हज़रात, सवाल खत्म हुआ खत्म। तो बताओ फिर क्या आती है टैक्सेबल प्रॉफिट? क्या आता है जी? टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आता है? सारा नजर नहीं आ रहा? ये लो, जी 324। तैयार सी तो दस दो, मैं इंतजार कर रहे हैं हमें। 324 आपका आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट, और इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आपने टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 32%। ठीक है, टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। कितना आता है जी? 103 पॉइंट, राउंडिंग नहीं करनी, ध्यान से चलना है, ठीक है ना? 68। तो ये बन गया जनाब 106.68। ठीक है जी, वरना वो बाद में ना वो जाके आउट हो जाएगी आपकी रेकन्सिलेशन। 106.68 डन जी। अब ये क्या है? बोलो क्या है? करंट टैक्स। इसकी एंट्री क्या करते होते थे? CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितना है? 106 ठीक है जी। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। डन हो गया। अब अगली लड़ाई किसकी रह गई है? डेफर्ड टैक्स की लड़ाई रह गई है बस। ठीक है जी, तो वो भी निकाल लेते हैं। डेफर्ड टैक्स का मसला ये हुआ पड़ा है इस वक्त हमारे लिए कि उसमें हमारे पास हमारी जो बैलेंस शीट अप्रोच है, जो एज ऑन वाली वर्किंग है, वो हमारी फेल हो चुकी हुई है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमने इधर जाना। अब क्या लिया करते थे जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट लेकिन एडजस्टेड। अकाउंटिंग प्रॉफिट लेकिन
एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 587 एडजस्टेड फॉर व्हाट ये नजर आएगा या ब्लैक करूं और 587 ये क्या है जी अकाउंटिंग प्रॉफिट इसमें से आपने लेस करनी है डिडक्शन नॉट अलाउड और ऐड करनी लेस करना है कैपिटल गेन और ऐड करना है डिडक्शन नॉट अलाउड। कहीं डिडक्शन नॉट अलाउड है को पेनल्टी शनल्टी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। साइन वही यूज करते थे जो हम वहां पे यूज कर रहे थे। तो लेस कर दें इसमें से 50 को और फिर लेस करते हैं सेपरेट रेट वाली इनकम वो कितनी है 30 ये 30 जो पड़ा हुआ ठीक है। तो क्या आंसर आ गया जी 507 ये 507 है और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया है 324 डिफरेंस क्या है 183 इस पर रेट क्या है तो बताओ जी 58.56 2 डेसिमल तक पक्का आ रहा है आंसर। चलो अच्छा अब मेरा सवाल बड़ा अहम है ये 50 यहां से क्यों निकाला क्योंकि इस पर 0% रेट लगना था। ये 30 क्यों निकाला क्योंकि इस पर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूं इस पर 20% रेट लगना था ठीक है। इस 30 में से जाहिर सी बात है सिर्फ 10 की बात हो रही है 10 की बात हो रही है जो 20 है वो तो इधर चला गया ना ठीक है। जरा गौर से देखो 587 में से 50 क्यों निकाला क्योंकि इस पर 0% रेट लगना है लिखूं या रहने दूं। दूसरा 30 क्यों निकाला क्योंकि इस पे सेपरेट रेट लगना है जिसमें से 20 पर 15% लग गया 10 के ऊपर लगना कितना था अगर इधर ही पड़ा रहने देते इस पूरे 30 को तो इस पर भी 32% लग जाता जबकि इसमें से 20 पर लगना था 15% और 10 पर लगना था 20%। तो अब ये जो 10 पर डेफर टैक्स के हिसाब से 20% लगना था इस 10 को यहां लिखो ठीक है जी और इसकी टैक्सेबल प्रॉफिट इसके अगेंस्ट कितना है 0 ठीक है और इस डिफरेंस के ऊपर कितने % रेट है आंसर बताओ एग्जैक्ट 2 टोटल बताओ। अगर आप कहो तो मैं पूरा 50 भी लिख देता हूं 50 लिख के आगे मैंने 0% लिखना है कहते हो तो लिख देता हूं कोई है जरूरत मैं दोबारा बोलता हूं अब यही बात दोबारा बोलता हूं मुझे टोटल बता दो पहले 60.56 ठीक है जी। अब हम लिया करते थे एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर व्हाट हम इसमें ऐड कर दिया करते थे डिडक्शन नॉट अलाउड लेस करते थे एग्जेम्प्ट इनकम इधर देख लेते अकाउंटिंग प्रॉफिट ऐड कर देते थे डिडक्शन नॉट अलाउड है कोई नहीं लेस करते थे एग्जेम्प्ट इनकम लेस करते थे इनकम टैक्स एट सेपरेट रेट। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुआ था अभी तक हमने IAS 12 में ये किया नहीं था ठीक है। यहां तक की बात हमने कर ली थी जो प्रैक्टिस की थी मैंने उस वक्त कहा था कि याद रखना ये कभी आएगा शायद मैंने वहां पर नहीं लिखवाया होगा तो अब लिख लेंगे जाके आप जब जो पेज है IAS 12 का जिसके ऊपर मैं ये इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पे आप लिख सकते हैं पास पेपर 11 फाइनल अकाउंट्स का पास पेपर 11 शायद मैंने लिखवाया भी हो उस वक्त जाके देखें तो शायद लिखा हुआ हो ठीक है। किताबें आपके पास नहीं है इस वक्त खैर नहीं लिखवाया था तो आप लिख लेंगे जाके आप ओके। तो 587 जमा 0 कोई नहीं था -50 माइनस क्यों कर रहे हैं ये 50 क्योंकि इस पे 0% लग रहा है अगर 587 पड़ा रहा तो इसके ऊपर 32% लग जाएगा। उसके बाद 30 को क्यों निकाला क्योंकि इस 30 के ऊपर भी 32% नहीं लगना इसमें से इस 30 में से 20 पर तो इधर लग गया 15% और इसमें से 10 पर लगना है 20%। तो अगर यहां पड़ा रहता तो 32 लग जाता। अब देखो ना अलग किया है तो 10 पर जितना लगना है वो तो लगाएं तो वो लगाकर डेफर टैक्स कितना आ गया ये डेफर टैक्स एक्सपेंस निकला है। ये क्या निकला है जी डेफर टैक्स एक्सपेंस। अब इसकी एंट्री हम किया करते थे डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो वो कैसे करते थे कुछ याद है कैसे करते थे एंट्री हम कहते थे ऐसे कहते थे कमाया 500 आज कमाया कितना है 500 और टैक्स कितने पे दिया 300 पे राउंड करके बोल रहा हूं कमाया ज्यादा टैक्स दिया कम पे कमाया ज्यादा आज टैक्स दिया कम पे तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा
तो खुद को लायबल फील कराओगे या एंटाइटल्ड? लायबल। तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ाने का के लिए क्या करेंगे हम? DTL क्रेडिट कितने से? 5-6 से। और आंखें बंद करके दूसरा इंपैक्ट DTE को डाल दें 60.56। बाद में आपको याद है हम यूं कर लिया करते थे, DTL तो लिखा ना हमने सोच के, ठीक है, कि देखो फिर देख लो, आज कमाया ज्यादा, टैक्स कम पे दिया, तो फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आज खुद को लायबल फील कराओगे तो लायबिलिटी बढ़ाओगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी क्या करोगे? क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पे डाल दो। बाद में हम यूं भी लिख लिया करते थे, ठीक है, ऐसे ही किया था। ये 3-4 सवाल किए थे छोटे छोटे जाकर, ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट करवाओ। DTE डेबिट, DTE डेबिट कितने से जी? 60.56 से DTE डेबिट और DTL क्रेडिट। DTL का अकाउंट किधर पड़ा हुआ है, आपको पता है किसी को? किधर पड़ा? यहीं की पड़ा तो था ये। DTL क्रेडिट कितने से? 60.56, ठीक है। ये क्या आ गया जी? DTE। लेकिन मसला ये है कि ब्रॉड डाउन क्या है? मिसिंग है। कैरी डाउन क्या है? मिसिंग है। तो इसीलिए तो आज हमें DTE जो है वो निकाल कर लाना पड़ा। वर्किंग नंबर 9 है ना, वहां से। आज पहले क्या किया करते थे, याद है? वर्किंग 9 ये वाला क्लोजिंग देती थी, और सवाल में या तो ओपनिंग गिवन होता था या फिर वर्किंग 9 जैसी वर्किंग ओपनिंग के लिए करते थे और DTE बैलेंसिंग निकालते थे। आज हमने क्या किया, और ये फिर मैंने उन सवालों में प्रूव करके दिखाया था, देखो यही निकल रहा है, यही निकल रहा है। अब आज प्रूव नहीं कर सकते, बस फिर यही निकल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां तक को मसला ये डन हो गया, खत्म हो गया। मैं क्या करूंगा, बस इतना ही है, लेजर क्लियर हो गया। लेजर की जरूरत नहीं थी बेसिकली यहाँ पे, कहना ये चाह रहा हूँ, लेकिन बना इसलिए दिया कि रीवैल्यूएशन की एंट्री भी पड़ी यहाँ पे, आपने देख ली, और DTE की एंट्री मैंने डबल करवा के दिखा दी। DTE डेबिट, DTL/A का अकाउंट क्रेडिट। डन हो गया, सही है। चलो अच्छा जी, अब कितना आ गया जी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस? ये टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 167.24। चलो इधर देखो जरा, 167.24 ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट में आ गया। 167.24 और पैट कितना आ गया अब इसको माइनस करने से? 419.76 और 204 ऐड करके 623.76। ले जी, आपकी रिक्वायरमेंट ए तो हो गई पूरी, लेकिन रिक्वायरमेंट बी अभी पूरी नहीं हुई। ये समझ आया अब टैक्स एक्सपेंस कहां से आ रहा है? ये टैक्स एक्सपेंस पड़ा है जिसके अंदर करंट टैक्स भी है और डेफर्ड टैक्स भी है। करंट टैक्स कहां से आ रहा है? करंट टैक्स की वर्किंग से। और डेफर्ड टैक्स कहां से आ रहा है? डेफर्ड टैक्स आया करता था डेफर्ड टैक्स के, इधर डेफर्ड टैक्स के लेजर से, लेकिन आज ये डेफर्ड टैक्स के लेजर से बैलेंसिंग नहीं निकला, बल्कि वर्किंग 9 हमें करनी पड़ी, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट अप्रोच क्या हो गई थी? फेल। तो हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे गए और वहां पे जाके हमने ये जो 2-3-4 फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ये शायद एक आधी बार और भी आएगा, ये यूज करना पड़ेगी ये वाली अप्रोच हमें, जब डेफर्ड टैक्स नहीं निकल पा रहा होगा। लेकिन फाइनल अकाउंट के अंदर ही ये करनी पड़ती है नॉर्मली, ये IAS 12 सवालों के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड ने खुद जो अप्रोच पसंद की और जो कही है कि करो, वो वही है एज ऑन वाली वर्किंग। तो IAS 12 के सवालों के अंदर तो ये वाली वर्किंग हो ही जाती है। फाइनल अकाउंट के 2-3 सवालों के अंदर ये अप्रोच हमें लगानी पड़ी, जैसे ये भी फाइनल अकाउंट्स का ही सवाल था। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में IAS 12 के साथ शदीद तरीन मिक्सिंग थी इसकी। एक आधा और सवाल भी हमने ऐसा किया, फाइन नहीं, एक आधा और है, वो करेंगे, ऐसे ही करेंगे इसी तरह किसी दिन, 2 घंटे में होगा वो भी, चले शायद वो जल्दी हो जाए अब। अच्छा, अब ये तो रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट की हमने, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी में अभी कुछ कमी है, क्योंकि उसने कहा था रेकंसिलिएशन भी बनाओ, नोट बनाओ और रेकंसिलिएशन भी हो उसमें, जो कि एक्सप्लेन करे रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो रेकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट विद टैक्स एक्सपेंस हेडिंग बना लें, रेकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट विद टैक्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग, एक मिनट, प्रॉफिट विद टैक्स एक्सपेंस,
आप बोलो मेरे चांद, क्या कह रहे हो? तो कल नहीं ना आए थे आप? और लेक्चर भी नहीं लिया था आपने? लिया था लेक्चर? लेक्चर लिया था? शक में हो, है ना? 2x पे लिया था बेटा। मैंने कल भी एक बच्चे ने सवाल किया था, तो मैंने उससे कहा था, किधर की वो वर्किंग, ये कि ये 204 ग्रीन पट्टी वाला OCI में जाता था, उसके बाद ये जो 17 से माइनस होना है ना इसका, ये विद इन इक्विटी होता था। हम इसके साथ लिखा करते थे बिल्डिंग डेबिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, लेकिन इसके साथ नहीं लिखा करते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI डेबिट, बल्कि री सरप्लस सादा वाला होता था, विद इन इक्विटी ये मूवमेंट होती थी। कुछ याद आया? इसलिए ये 204 पर ही नजर आएगा। डबल स्पीड में सुना था, है ना? अच्छा चले, हाँ जी, रेकन्सिलेशन मान लेंगे जी। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना जी? 587, डबल अंडरलाइन। उसके बाद टैक्स रेट कितना है? 32%। तो टैक्स कितना बना? 0.84। अब मसले मसाइल आ गए। सबसे पहले अपना फेवरेट एग्जैम्प्ट इनकम पकड़ो। ये 50 के ऊपर 0% लगना चाहिए था। 50 के ऊपर कितना लगना चाहिए था? 0। एग्जैम्प्ट है, लेकिन 587 में चूंकि पड़ा है तो उस पड़े होने की वजह से इसके ऊपर लग गया, तो लेस कर दें। साइन, सॉरी साइन वही यूज करें। मैं खुद से सोचने लगा था ना, साइन वही यूज करना है जो करंट टैक्स में यूज किया था, जैसे सिखाया हुआ, ठीक है? तो लेस एग्जैम्प्ट इनकम 50 इंटू 32%, आंसर 16। उसके बाद दो चीजें हैं गड़बड़, दो चीजें। ये तो किया हुआ था, ये आप हैंड रिटन पेज 2 पे जाके देखें अपनी, वो भी वॉल्यूम 1 में। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। हैंड रिटन पेज 2 पे जाते हैं हम। ये तो IFRS 9 का भी पेज 2 ही खुला हुआ था। ये कॉन्सेप्ट, अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये सवाल हमने किया था जिसका सोल्यूशन मैंने, ये जो मैंने आपको बोर्ड पे करवा के दिया था, ये ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या था, कुछ इनकम रिसीव हो गई थी, कुछ रिसीवेबल थी। जो रिसीव हुई थी वो करंट टैक्स के अंदर 10% रेट पर आई है, आनी चाहिए थी मतलब, लेकिन क्योंकि फिगर हम PBT की उठाते हैं तो उसके अंदर पड़े होने की वजह से इस पर भी 30% लग गया था, तो इस पर 10% ज़्यादा लगा था। और जो क्लोजिंग रिसीवेबल है उसके ऊपर शायद डिफरेंट रेट था, गालिबन 12% वो कह रहे हैं, हाँ। तो इस पर लगना 12% चाहिए था, लेकिन इस 100 में पड़े होने की वजह से इसके ऊपर पूरा 30 लग गया था, तो 18% इस पर भी ज़्यादा लग गया था। ये कॉन्सेप्ट हमने ये हैंड रिटन पेज 2 के ऊपर किया था। अगर आप रेफर करना चाहें तो IAS 12 हैंड रिटन पेज 2 के ऊपर ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, ठीक है? क्या किया था जी? हमने कहा था कि जी देखो ना, ये 106, ये क्या है? 106 क्या है? करंट टैक्स है, बोलो। इसको थोड़ा और बड़ा ना कर लें, जरा एक जैसा साइज हो, नजर तो आए दूर से। अब उम्मीद है नजर आए, ज्यादा गुस्से में आ गए, रहने दो। अच्छा जी, देखें जी, इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखें। असल में ये और ये रेकंसाइल नहीं हो रहे, ऐसा ही है। इस 167 के अंदर ये 106 कहां से आया है? ये इस 106 के अंदर ये जो 20 है, इस पे कितने % रेट लगा हुआ है? 15%, ठीक है ना? यानी इस 20 पर कितना लगना चाहिए था? 15%। तो ये फिगर आनी थी सही। अब इस 587 में ये पूरा 30 जो पड़ा है उसमें 20 भी है 10 भी है, ऐसे ही है ना? 20 भी है 10 भी है, तो 20 इसमें पड़ा है, बोलो। हमने तो उस वर्किंग में निकाला था ना, इसमें तो निकला हुआ। जब इसमें पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कितने % लग गया? 32। लगना चाहिए था 20, ना ना ना, अच्छा ये 15 है, सॉरी 20 अगले वाला है, ओके सॉरी 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 जी। लगना कितना चाहिए था? 15, लग कितना गया? 32। तो साइन वही यूज करना है। लेस करेंगे, बोलो, लेस करेंगे डिविडेंड
कितना है जी 20, लगना चाहिए था 15, लग गया 32, कितना ज्यादा लग गया तो 17 जी 3.4 माइनस हो गया। उसके बाद डिविडेंड ही चल रहा है, ये भी लेस। साइन पूरे 30 के ऊपर, साइन पूरे 30 के ऊपर कौन सा लगा हुआ है, कितने गया, साइन पूरे 30 के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस का। तो इसमें से 10 के साथ 15% वाला मामला था, और जो 20 है उसके साथ 10% 20% वाला मामला है, ठीक है ना। तो डिविडेंड का जो बाकी का 10 रुपए वाला हिस्सा है, इस पे लगना चाहिए था 20%, लग गया 32%, तो कितना ज्यादा लग गया, तो 12% जी 1.2। अल्लाह खैर करे, जरा लो अल्लाह का नाम, आंसर बताओ। 167 पॉइंट एग्जैक्ट आ गया। हाँ, बस राउंडिंग नहीं ना की तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, राउंडिंग करते तो एक आधे आने टके से फर्क पड़ जाना। ले जी, ये क्या एक तस्वीर में आ रहा है, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा होगा। यूं कर लें ना, रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लें, ये ठहरे थोड़ा सा इसको अब जरा स्मार्ट कर लेते हैं हल्का सा। लें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पास पेपर 11 है, MLL, पेज नंबर 668, फाइनल अकाउंट्स टॉपिक था जिसके अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक हो गया जी। इसकी पिक्चर अब लें, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है, वैसे सिर्फ रिक्वायरमेंट को फोकस करें, इसको ना लें, इसके आगे मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। सिर्फ वहां तक पहले रिक्वायरमेंट कर लें। पूरा किया था किसी ने घर पे, हो गया था, और किसी ने पूरा किया, आपने बेटा कल दूसरे तरह से किया था ना, तो फर्क पता लगा, बिल्कुल सेम हो गया था, चलो अच्छी बात। मुझे दिखा जरूर दीजिएगा क्लास के बाद। हाँ जी, नेक्स्ट चलें आगे। ये दो वर्किंग्स 8 और 9 इसकी पिक्चर लो, फिर बाकी वर्किंग्स की भी पिक्चर ले लेते। जी हो गया डन। यार जान के मोबाइल अब निकाल रहे हैं, चलें आगे। और ये वर्किंग्स भी थी, एक मिनट ये फजूल चीज़ें मिटा लूँ ज़रा, कानों को फ्यूज ना करती रहे, ठहर दें, थोड़ी सी पिक्चर बेहतर हो सकती है। ओ भाई अब खींच, ठीक है जी, चलें अब। ऐसा है कुछ चीज़ें और भी करनी हैं मैंने, लेकिन अब पहले मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम करवाऊंगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पहले दिन थोड़ी सी करवाई जाती है, उसको बेसिक को समझा दूंगा। लेकिन जो बच्चे ये लेक्चर नहीं लेकर कल आएंगे, कल तो फुल फ्लैश सवाल हो रहा होगा, एक सवाल होगा जिसमें बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दोनों बनानी होंगी, और उसमें तो फिर गेम ऑन होगी, तो गेम ऑफ रहेगी उनकी जो ये लेक्चर नहीं लेंगे। तो अगर कोई आपका दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें कहिएगा ये अवेलेबल हो जाएगी, इसको लाजमी 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 ले लें, ठीक है। यार
वो अपलोड करने से वो लेके आएंगे, जिन्हें नहीं लेनी क्लास वो तो नहीं लेके आएंगे। चले फिर ये कोई 2-4 MCQs दिए थे वो कंसोलिडेशन के वो करने हैं। पास पेपर 3 थोड़ा सा डिस्कस करना है, और एक वो आपको ज़ेब्रा लिमिटेड वाला सवाल होमवर्क में दिया था ना ईद से पहले, वो डिस्कस करना लिख के लाया हूँ, बस यही है। जी वही शुरू कर रहे हैं, फ़िलहाल तो वही शुरू कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट की डिस्कशन कर लूँ ज़रा मैं तसल्ली से, उसके बाद फिर ये है कि जितना काम कर सके अगला वो करेंगे ना, ज़्यादा नहीं करेंगे। पर ये ना हो कि ये एंड पे लंबा कर दें हम। जी शुरू करें जी काम। इसको क्या करवा दें, इसको 23 पे करवा दें जी सबको। वापस आए जी कंसोलिडेशन पे। छोड़ें इसको, एक छोटी सी एग्जांपल वैसे करते हैं। चलें सेल्स हैं जी, पेरेंट की सेल्स हैं जी 150 की, लेस करें इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 रुपए की, इतना प्रॉफिट। चले जी खैर बोलें 70 95 करें तो एक जैसा हो गया जी। 55 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस कर दें इसमें से एडमिन एक्सपेंसेस को 25 रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 30। सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बनने लगी है। सब्सिडरी का प्रॉफिट है लेट से 110 रुपये, और इनको जो है वो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल लेट से आ रही है जी 70 की, कितना आ गया जी 40 का जीपी आ गया, और इनके 20 रुपये के एक्सपेंसेस थे तो 20 रुपये एक जैसा हो रहा है। इनके 22 रुपये के, राउंड रखते हैं फिगर, 15 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, चलो अच्छा मैनेज कर रहे हैं। कितना रह गया 75 कर दें, 35 कर दें, ये कितना हो गया 35 बोलो, और इसको कर दें अब 20, और ये कितना रह गया 15। ये जनाब क्वेश्चन पहला बन गया आपके सामने, ठीक है। ईयर एंड कर लें 31 दिसंबर 2020, ये PNL है, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है P एक्वायर्ड S ऑन 1 जनवरी 2020। बस सवाल ख़त्म। कितने का ख़रीदा, क्या था क्या नहीं था, ये बातें तो बात की हैं, पहले ज़रा बेस तो बना लें। ये जनाब हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, कंसोलिडेशन करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं जी, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनने लगी है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये तो देखिएगा सारे बच्चे, बल्कि वो इलस्ट्रेशन बाद में ही करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सिंपल ऐड करते जाएं पहले इसको जी। सेल्स 150 प्लस 110 कितनी आती, जैसे करते थे बैलेंस शीट में, सेल दोनों की ऐड कर दी, कितना 260, लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स 95 प्लस 75 कितना
1। अच्छा, इसको कभी भी ऐड नहीं करना, ये बैलेंसिंग निकला करेगा, ये बैलेंसिंग निकलेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऊपर एडजस्टमेंट्स आएंगी, सेल में भी, कॉस्ट ऑफ सेल में भी, तो जीपी को कभी भी ऐड नहीं करना, जीपी तो बैलेंसिंग निकल ही आना है, ठीक है ना। जैसे ऊपर दोनों फिगर्स आ गई, अब नीचे एंड पे क्या आएगा आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये बैलेंसिंग आया करेगा हमेशा। उसके बाद लेस एडमिन एक्सपेंसेस जी, 25 प्लस 20 कितना 45, और 45 रुपीज का ही आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट सारे का सारा पेरेंट का, ये नेट प्रॉफिट सारे का सारा पेरेंट का, क्यों क्या क्यों 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 नहीं हो सकता जी हाँ, पी एक्वायर्ड एस ऑन यकम जनवरी, पी एक्वायर्ड मैंने लिखा नहीं था वैसे, तो आपको अज्यूम करें, पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस, अब ठीक है, ऑन यकम जनवरी 2020, अब ठीक है जी। तो पी ने अगर एस को 80% एक्वायर किया हुआ है, तो एस का सारा प्रॉफिट तो पी का नहीं हो सकता, उसमें से 20% तो एनसीआई का है जी। ये 45 के अंदर क्या क्या पड़ा है, 30 रुपए पेरेंट का प्रॉफिट और 15 रुपए सब्सिडरी का। तो पेरेंट का अपना तो सारे का सारा 30 पेरेंट का ही है, लेकिन सब्सिडरी के 15 में से 20% हमारा नहीं है, यानी इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, पेरेंट का 100% पूरा 30, और इसमें सब्सिडरी का जो है वो 80% कितना बनता है 12, ये पेरेंट का बनता है, बाकी का यानी कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आप प्रॉफिट दिखाना चाहें तो आपका प्रॉफिट कितना है, ग्रुप का प्रॉफिट कितना है 42 का, इसमें से बाकी का कितना बचा 3 रुपए, ये 3 रुपए किसका प्रॉफिट है, ये एनसीआई का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इस तरतीब के ऊपर ये सवाल नहीं हुआ करेगा, बल्कि हम एक वर्किंग किया करेंगे, और वो है वर्किंग 5, जिसका आपको इंतजार था वो आ गया, वो आ गया जिसका इंतजार था। इस वर्किंग का नाम है एस प्रॉफिट्स, और ये सिर्फ पीएनएल के सवालों में बना करेगी, ओके गॉट इट। अब तरतीब क्या होगी जरा देखें दोबारा से, सवाल यही है, चेंज नहीं होना, सिर्फ आप देखें जरा दोबारा, ठीक है। मैं तरतीब वार चलता हूं, इधर देखें, पी की सेल एस की सेल, पी की कॉस्ट सेल एस की कॉस्ट सेल, पी के एडमिन एक्सपेंस एस के एडमिन एक्सपेंस, पी का नेट प्रॉफिट एस का नेट प्रॉफिट, और ये एस का नेट प्रॉफिट जो है ये जाया करेगा वर्किंग 5 में। ये कहां जाया करेगा जी, वर्किंग 5 में, गॉट इट, बात समझ आई, ठीक है ना। तो ये नई वर्किंग आज हमारी ओपन हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैलेंस शीट में से उठाया करते थे एस आर ई, आप वर्किंग 2 ओपन करते थे और एस आर ई को एस आर ई में लिख देते थे, याद है। पीएनएल का सवाल बने शुरू जब करेंगे तो उसमें एस आर ई की बजाय एस प्रॉफिट की वर्किंग खुल रही है, और एस प्रॉफिट में आपने एस प्रॉफिट लिखना है, बिल्कुल वैसे ही। अब पूरी तरतीब देखना सवाल करने की, बिल्कुल सवाल वैसे ही उठाना है हमने जैसे बैलेंस शीट का सवाल उठाते थे, ठीक है। आपने सबसे पहले हेडिंग शेडिंग दे ली, उसके बाद तरतीब से चलते जाएंगे जी, सब चीजें तरतीब से, जितनी 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर, ये बैलेंसिंग है, ये 6 फिगर उठाकर इधर लिखेंगे और इसको लेकर जाएंगे वर्किंग नंबर 5, इसने कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो बोलो जी तरतीब से, 150 प्लस 110, वो बाद में करेंगे, वो बाद में एंड पे करते हैं, एडजस्टमेंट भी आती है, अब तरतीब रखें। 95 सवाल शुरू हो गया, प्लस 75, ठीक है। उसके बाद 25 प्लस 20, ठीक है। इसके प्रॉफिट को कहीं नहीं लेके जाना, इसके प्रॉफिट को ले जाना है आपने वर्किंग 5 में, एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट कितना बोलो 15, 15 है, एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट, जैसे एस आर ई में एस आर ई, एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट, कोई चेंज, कोई मसला, चलो। अब ये काम क्या किया हमने, वैसे जैसे डाटा उठाते थे बैलेंस शीट्स में से लिख देते थे, ये वही काम किया है, ठीक है। लाइन आइटम्स ऐड करते गए और ये ले गए वर्किंग 5 में। अब अदर इंफॉर्मेशन जाकर पढ़ी, अदर इंफॉर्मेशन में उसने क्या कहा, पी ने एस को एक्वायर किया है सिर्फ 80%, सिर्फ 80%, इसका मतलब
ये जो 15 रुपए का प्रॉफिट है इसमें सिर्फ 80% हमारा है, 20% किसका है? तो इसको यहां पर कह सकते हैं ना हम कि सीआरई और एनसीआई। लेकिन हम पीएनएल के सवाल में वर्किंग 5 के अंदर इसको लिखा नहीं करेंगे, जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, ठीक है। एनसीआई को 15 में से कितना जाना है? कितना? 3। ये 3 लेकर जाएंगे हम इधर, ठीक है। अब तरतीब क्या होगी? एक छोटी सी वर्किंग हमें यहां पर ही मतलब एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट निकल आया, सब कुछ हो गया, कितना? 260, 170, 90, ये कितना आया? अच्छा ये 90 था और ये 45, और अब ये 45 कितना किसका? क्या बोला मैंने? ये 45 कितना किसका? कितना पेरेंट का, कितना एनसीआई का। तो इसके लिए कब कितना तो नहीं लिखना, यहां पे अंग्रेजी थोड़ी सी मारनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लिखा करेंगे ये नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, नेट प्रॉफिट लिख लें। ये जो नेट प्रॉफिट निकला है ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई। लेकिन जिस चीज को बांटना है सबसे पहले उसको लिखना है, जिसको बांटना है सबसे पहले उसको लिख लेना है। किसको बांटना है? 45 को। किसका कितना, ठीक है। अब इधर देखो, ये 3 रुपए किसके हैं? एनसीआई के। ये कहां से मिला करेंगे हमें? वर्किंग 5 से। तो बैलेंसिंग फिगर फिर किसकी निकल आया करेगी जी? कितनी है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही काम तो करके दिखाया था कि इस 45 में से 30 पेरेंट का अपना और 12 का 80% यानी कि 15 का 80% यानी 12, ये भी किसका? पेरेंट का। तो ऐसे करके तो नहीं चल सकते हम। अब ये कितना है? 42 है, वो 42 ही निकाला है हमने। लेकिन तरीका क्या है हमारा? हम क्या करेंगे, सारा प्रॉफिट निकालेंगे, एस के प्रॉफिट में से जितना एनसीआई का बनता है वो अलग कर लेंगे टोटल में से, तो बाकी इस 45 में 30 रुपए, ये ऐसे करेंगे कभी भी नहीं है, तो सिर्फ आज कर रहे हैं बस। 30 पेरेंट का अपना, ऐसे जो मैंने ये तीर लगाया, ठीक है, और बाकी 15 में से 12, ऐसे कभी भी नहीं करना। ये तरतीब ही नहीं है हमारी। हमारी तरतीब तो क्या है वो आपके सामने अब जरा एक बार दोबारा देखेंगे। अगला सवाल करते हैं, ठीक है। इस जैसे एक सवाल और कर लेते हैं। ये बात समझ आई है? तरतीब क्या होगी? दोनों की सेल ऐड की, कॉस्ट ऑफ सेल ऐड की, जीपी बैलेंस ही निकालना है, और जितने एक्सपेंसेस है वो ऐड कर दिए, ये 45 टोटल आ गया। इस 15 को ले गए वर्किंग 5 एस प्रॉफिट्स में, और एस के प्रॉफिट्स में कितना हमारा नहीं है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये 45 के लिए हमने एक वर्किंग करनी है एट्रीब्यूटेबल टू, छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। ये बैलेंस शीट नहीं बन गई, वो पीएनएल में बैलेंस शीट बन गई, देखो दोनों साइड्स बराबर है। नहीं भाई नहीं, बराबर नहीं। ये जो बांटना है, टोटल प्रॉफिट जो बांटना है, इसको हमने यहाँ पर पहले लिखना है, और उसके बाद जो एनसीआई का वो लिख लेंगे। तो टोटल में से जो एनसीआई का वो निकाल है, तो बाकी किसका? पेरेंट का। पार्ट 2 शुरू करें।